लास्ट वीडियो में हमने लिपिड्स तक पूरा करा था। अब आगे का स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। इधर साइड में लिख लीजिए इसे, ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड। Living organisms have a number of carbon compound in which heterocyclic ring can be found. लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग रिंग्स मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स मिलती हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस। कुछ इसमें से क्या होती है, नाइट्रोजन बेसिस होती है, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। When found attached to the sugar, जब शुगर पे अटैच हो जाएगा इनके साथ तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। एडेनिन और ग्वानिन किस में आते हैं, प्यूरीन्स में, ये दोनों आते हैं प्यूरीन्स में, और ये तीनों आते हैं पायरिमिडीन्स में। जब इनके साथ शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो बन जाएंगे वो न्यूक्लियोसाइड्स। इफ़ अ फॉस्फेट ग्रुप इज़ ऑल्सो फाउंड, अगर फॉस्फेट ग्रुप भी आके लग जाए फिर तो बन जाएगा शुगर के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड। तो दो चीज़ आ गई इसमें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम क्या क्या हो जाएंगे, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। और एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानियालिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या न्यूक्लियोसाइड होते हैं, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, एग्जाम्पल्स दे देंगे, बोलेंगे फाइंड करो। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जैसे कि डीएनए और आरएनए, उनके पास क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं बस। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए कैसे काम करते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। अभी हमें कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कंपाउंड्स की, अब देखते हैं। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। ये है अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स हमने पढ़े थे कि आर ग्रुप क्या होता है, इसमें वेरिएबल होता है। तो H लग गया तो ग्लाइसिन, CH3 लग गया तो एलेनिन, CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल लग गया तो सेराइन। ये फैटी एसिड्स में क्या पड़ा, पाल्मिटिक एसिड। कितने कार्बन थे इसके पास, 16, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चाहे तो हम काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कितने, 14, देखो 14 ये हो गए, CH2 का होल 4 14, और एक इधर 15 और एक ये 16, तो कितने हो गए इसके पास, 16 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के। ये पढ़ा था हमने ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या था, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे कि इसका दूसरा नाम था ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फिर ये क्या है इधर, दूसरा ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड, इसमें 3 आर ग्रुप वेरिएबल है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें याद रखना है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल। ये सब क्या है, फैट एंड ऑयल्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। इनमें डिफरेंस क्या था, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस था। मेल्टिंग पॉइंट किसका लो होता है, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये है अब नाइट्रोजन बेस एडेनाइन। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। ये जब इसमें शुगर आके अटैच हो गई तो बन गया ये एडिनोसिन, मतलब बन गया न्यूक्लियोसाइड। जब इसी पे आके फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। यही डिफरेंस है। ऐसे नीचे दिया नाइट्रोजन बेस, ये क्या है, यूरेसिल, नाइट्रोजन बेस का यूरेसिल।
इसमें ये न्यूक्लियोसाइड बना, शुगर आके अटैच हो गई और यूरेसिल इधर हो गया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब इन्होंने कहा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप खुद बनाओ, कैसे बनेगा ये देखते हैं। ये है, ऐसे हम बनाएंगे पहले पूरा स्ट्रक्चर। रुको दोबारा बनाते हैं। ये बना हमारा शुगर मॉलिक्यूल, इधर लगेगा यूरेसिल, इधर लगेगा OH, इधर लगेगा OH, इधर लगाएंगे हम फॉस्फेट ग्रुप। इसे थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, HO इधर फॉस्फेट, फिर इधर एक O, इधर OH और इधर OCH2। ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में भी क्या बना ये, यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। नाउ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा, कैसे कैसे बने हुए हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर कहाँ है कैसे। The most exciting aspect अब इसके अंदर क्या क्या लिस्ट अगर हम बनाने चले मेटाबोलाइट्स कहते हैं। वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। अगर हम एनिमल टिश्यू में देखें तो बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारे कंपाउंड ये सब प्रेजेंट है, तो उन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। However, when one analyze plant, fungal, microbial cell, one would see thousands of compounds other than these प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी, उनको भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जैसे कि एल्कोलाइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, सैंड, गम, स्पाइसेस। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो बेसिक हैं, प्लांट में, एनिमल में, सब में मिलेंगे, लेकिन प्लांट में और जो अदर चीज़ें मिलती हैं उन्हें बोलते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे इन्होंने ये दे रखी है टेबल, तो हमें ये इसके एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। पिगमेंट का एग्जाम्पल है कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, एक्सेट्रा। टॉक्सिन क्या होता है, एब्रिन, राइसिन। लेसिथिन होता है कॉन्वोक्लोविन ए। ड्रग्स क्या होता है, विनब्लास्टिन, क्रूक्यूमिन, एक्सेट्रा। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, ग्लूकोज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ बायोमैक्रोमोलिक, अभी इन्हें क्या बोला गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला गया। अब वाइल जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या है, वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन, उनके एक फंक्शन है। मतलब डिफरेंस क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं, उनका एक आइडेंटिफाइड फंक्शन है। हाँ, अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो ये इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इन्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। वहीं पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई फंक्शन नोन ही नहीं है। Play a known roles in normal physiological process. We do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites in host organism. However, many of them are useful to human welfare. हालांकि बहुत सारी human welfare के लिए useful है, जैसे कि रबर, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट, ये सारी चीज़ें। Some secondary metabolites have a ecological importance. कुछ कुछ की ecological importance भी है. In the later chapter and the years, you will learn more about this. इसके बारे में हम और आगे जाके पढ़ेंगे. Biomacromolecules. There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool.
They have molecular weight ranging from 18 to around 80 daltons approximately. अब हम पढ़ रहे हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। एक कॉमन है इसमें, एक फीचर कॉमन है, जितने भी कंपाउंड मिले हमें एसिड सॉल्युबल पूल में। अब एसिड सॉल्युबल पूल क्या, जब हमने एक लिविंग टिश्यू लिया था, लिवर लिया था या कुछ भी प्लांट का लिया था, उसे मोटार और पेस्टल में डाला था हमने, फिर उसको कूटा अच्छे से और इसमें क्या डाला था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर उसको हमने छाना था। जो हमें यहाँ पे मिला था वो था एसिड सॉल्युबल पूल, और जो इसमें क्लोथ में रह गया था वो क्या था, रिटेंटेड। तो ये नीचे वाला क्या था, एसिड सॉल्युबल पूल। तो जो एसिड जो जितना भी एसिड सॉल्युबल पूल था उसमें एक फीचर क्या कॉमन था कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, क्या रेंज में आ रहा था, 18 टू अराउंड 800 डेल्टन के अप्रॉक्सीमेटली। ये उनका मॉलिक्यूलर वेट का रेंज था कि वो इसी रेंज में मिलेगा। अब जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था, जो डिजॉल्व ही नहीं हुआ था, जो ऊपर यहाँ रह गया ये रिटेंटेड, उसमें 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हमें। इसके अंदर 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। एक बार अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा जार, ये था एसिड सॉल्युबल पूल, और यहाँ था जो क्लोथ में रह गया था रिटेंटेट। अब ये जो रिटेंटेट है मतलब एसिड इनसॉल्युबल पूल, इसके अंदर हमें 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मिले। कौन कौन से मिलेंगे, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, और ये मिलेगा लिपिड। ये 4 चीज़ें मिली हमें इसके अंदर। कौन कौन से मॉलिक्यूल हो गए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। अब इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, लिपिड का हमें मिलेगा एक्सेप्शन। अब क्यों मिलेगा वो हम पढ़ेंगे। ये क्या है, एक्सेप्शन है हमारा लिपिड। These classes of the compound with the exception of lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above। अब जो इसका वेट था, क्या था इसका वेट, उसका वेट आया था इसमें एक्सेप्शन है लिपिड्स का, और वो एक्सेप्शन अभी हम देखेंगे क्यों, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इस रेंज में आ ही नहीं रहा था। क्योंकि जो एसिड इनसॉल्युबल वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल रहे थे, उनका जो रेंज था, उनके जो वेट का रेंज था वो था 10,000 डेल्टन्स एंड अबव। For this very reason, biomolecule that is chemical compound found in living organism are of 2 types। अब जितने भी इसी रीज़न की वजह से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं मतलब केमिकल कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो 2 टाइप के मिलेंगे। पहला जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन हो 1000 डेल्टन से, और उसे हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन उसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ गए क्या कहा गया हमने। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है 1000 डेल्टन से, उन्हें कहा गया माइक्रोमोलिक्यूल या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का दूसरा नाम क्या मिला हमें, माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स या फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स। वाइल दोज फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले थे उन्हें कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। डिफरेंस क्या है, इसका वेट होगा 1000 डेल्टन की रेंज में और उनका वेट होता है कम। अब जो लिपिड एक एक्सेप्शन है वो क्यों है, अब वो देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो हमें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले थे इसमें विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, उसमें एक एक्सेप्शन है लिपिड का। क्यों, वो क्या है, एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। देन वाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टन। अब ये कह रहे हैं जब उसका वेट 800 डेल्टन के अबव जा ही नहीं रहा तो वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ कैसे गया। उसे तो इसके अंदर होना चाहिए था सॉल्युबल फ्रैक्शन वाले में, क्योंकि यही क्राइटेरिया है एसिड इनसॉल्युबल वाले का। एसिड इनसॉल्युबल में वही मिलेगा जिसका वेट रेंज कितना जाएगा,
अबव जाए डेल्टन से 1000 डेल्टन से 10,000 डेल्टन से, और उसके ऊपर जाए वही आएंगे एसिड इनसॉल्युबल में। लेकिन लिपिड का तो वेट इतना जा ही नहीं रहा, उसका वेट तो 800 डेल्टन से भी कम है, तो वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कैसे आ गया? तो ये इसका एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। हम यहाँ आगे पढ़ते हैं क्यों हुआ ऐसा। जो लिपिड है, लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिकुलर वेट, उसका मॉलिकुलर वेट क्या है? कम है, स्मॉल मॉलिकुलर वेट वाला वो कंपाउंड है। एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक अ सेल मेम्ब्रेन। अब कह रहा है अगर जो हमें ये मिला था ऊपर एसिड इनसॉल्युबल वाला पार्ट, उसमें लिपिड ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि ऐसे पड़ा हुआ है। किस फॉर्म में मिलेगा? वो हमको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलेगा। अब क्यों पड़ेगा? वो पड़ता है नॉट एज ओनली बट एज ऑल्सो अरेंज इनटू अ स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स की तरह। अब उन्होंने उसका नीचे रीज़न दिया है ऐसा क्यों होता है। When we grind a tissue, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, we are disrupting the cell structure। जब हम किसी चीज़ को पीस रहे हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वही कहा, when we grind a tissue we are disrupting the cell structure। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस। अब जितनी भी जो मेम्ब्रेन है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, इसको हम अगर मिक्सी में टूटें तो ये ऐसे ऐसे हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, पीसेस में टूट जाएंगी, और क्या बना लेंगे? एक वेसिकल्स बना लेंगे। ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म बन जाएंगे जो क्या होंगी? वाटर इनसॉल्युबल। वो क्या होंगी? वाटर इनसॉल्युबल। जो वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि देखो मैं वाटर इनसॉल्युबल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें लिखा है एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। अब बच्चों को यही याद रह जाता है कि लिखा था वाटर सॉल्युबल, नहीं, वहाँ लिखा है विच आर नॉट, जो है ही नहीं। तो क्या बन जाते हैं? वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं। Therefore, these membrane fragment in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction। और इसी कारण के वजह से ये किस में आ जाती है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाती है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आ गई? क्योंकि मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है लिपिड का, वो टूटेगा, वेसिकल बनाएगा, और जो वेसिकल बनेंगी वो वाटर में सॉल्युबल होगी नहीं, इसलिए वो कहाँ मिलता है हमें? एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। दो उसका वेट 800 डाल्टन से कम है तब भी। तो ये इसका रीज़न है कि वो क्यों मिल रहा है। Therefore these membrane fragment form vesicle, ये वेसिकल बनाएंगी और सेपरेट हो जाएंगी एसिड इनसॉल्युबल पूल से, और इसलिए किस में मिलता है? ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है लिपिड आर नॉट स्ट्रक्टरी मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न यही था क्यों नहीं है, क्योंकि जब वो मिलते हैं मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो वेसिकल्स बना लेते हैं, और जब वेसिकल्स बनती हैं तो वाटर इनसॉल्युबल हो जाती हैं, इसलिए वो वहाँ पे हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल जाती हैं। अब जो एसिड सॉल्युबल क्या है, मतलब जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो क्या बता रहे थे? एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। अब एसिड सॉल्युबल पूल जो था, मतलब ये जो दो पार्ट मिल रहे थे, जो ऊपर रह गया था वो था इनसॉल्युबल पार्ट, ये था सॉल्युबल पार्ट। तो ये कहना चाह रहे हैं जो सॉल्युबल पार्ट है वो बता क्या रहा है? तो जो सॉल्युबल पार्ट है वो बताता है सेल का साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। अब साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन क्या है? सॉल्युबल पार्ट बताएगा साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन ऑफ सेल। कि अगर एक सेल लें, सपोज ये हमारा सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई, ये यहाँ न्यूक्लियस हो गया, और जो इसके अंदर ये सब लिक्विड है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। अगर हम इसमें से सारे ऑर्गेनेलीज हटा दें, सब हटा दिया, तो वो सब कहाँ आ गए थे? ऊपर आ जाएंगे एसिड इनसॉल्युबल में, और जो नीचे, अगर सपोज मान लो चाय भी छान रहे तो जो रसा रसा होता है वो नीचे चला गया, पानी लिक्विड फॉर्म, और जो भी इसका सॉलिड पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा। तो जो नीचे गया लिक्विड फॉर्म, तो ये सेल का भी यही जाएगा नीचे लिक्विड फॉर्म। तो क्या जा रहा है? ये इसका साइटोप्लाज्म जा रहा है। इसलिए कहा गया जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है, जो नीचे मिलेगा हमें ये, वो क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, कि उसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। The macromolecule from the cytoplasm are organelles become the acid insoluble fraction। यही कहा। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जिनका वेट क्या था? अबव देन
किस रेंज में आता है, 1000 से और 10,000 डेल्टन के अबव जा रहा था, वो सब किस में आ जाएंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। और क्या सब आ जाएंगे, ऑर्गेनेलीज वगैरह। अब टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये साथ में मिलके क्या बताएंगे, एसिड सॉल्युबल वाला पार्ट और एसिड इनसॉल्युबल पार्ट क्या बताएंगे कि एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन, कि वो किस किस चीज़ के मिलके बना हुआ है। क्योंकि जो नीचे चला गया सॉल्युबल पार्ट में वो था साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, जो ऊपर रह गए वो थे सारे ऑर्गेनेलीज और मैक्रोमोलिक्यूल। और जब इनको जोड़ देंगे आपस में तो क्या बता देंगे कि एक पूरा लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू किस चीज़, क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है। In summary, we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them as a class Y. We observe them that water is the most abundant chemical in the living organism. अब ये जो टेबल है, इस टेबल से भी क्वेश्चन आता है, तो हमने इसमें क्या देखा, वाटर क्या है, सबसे अबंडेंट है। अब हमें इनकी ये भी याद रखनी है, पहले वाटर, फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब इनकी रेंज देखो तो इनका सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर, वाटर के बाद क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद लिपिड्स और लिपिड्स के बाद आयंस। तो ये सीक्वेंस हमें याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में आया था पिछले से पिछले साल, शायद इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको अरेंज करो किस किस सीक्वेंस में ये प्रेजेंट है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे ज़्यादा वाटर, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और आयंस। अब चलते हैं हम प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर दिया, इस नंबरिंग से हम याद रख सकते हैं। पहले वाटर आए सबसे अबंडेंट, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स, फिर आयंस। नाउ प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं, क्या है, और लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो कैसे लिंक्ड हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, क्या है, एक लीनियर चेन है, मतलब एक सीधी चेन है, किसकी, ये अमीनो एसिड्स हैं बीच में, कैसे अटैच हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। अब हर एक प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, किसका, अमीनो एसिड का। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप के, जिसमें से कुछ हमने पढ़े हैं, एलेनाइन, साइटोसिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। अब प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। अब ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन क्या है, एक होमोपॉलीमर है, एक हेट्रोपॉलीमर। मतलब होमोपॉलीमर मतलब जो ये अमीनो एसिड की चेन है उसमें ये सारे अमीनो एसिड सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होते हैं तो उन्हें बोलते हैं होमो, डिफरेंट होता है तो हेट्रो। तो प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर, क्या है, हेट्रोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि जितने भी अमीनो एसिड है सब ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं। तो व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड जुड़े हैं, पेप्टाइड इन द सेंस एक लीनियर चेन है, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, और कैसे जुड़े हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्हें क्या किया गया, प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ये बता दिया होमोपॉलीमर क्या है, एक टाइप का मोनोमर मिलेगा, रिपीटिंग करेगा n नंबर टाइम। दिस information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson you will learn that the certain amino acids are essential for our health। अब आपको आगे जाके पता चलेगा कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, और उनको सप्लाई किया जाता है थ्रू आवर डाइट, और ऐसी अमीनो एसिड्स को कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में ना बने, जिन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है, उन्हें कहते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और उन्हें सप्लाई करना पड़ता है थ्रू आवर डाइट।
हैंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। इसीलिए जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं, जो हम अपने डाइट में प्रोटीन्स खाते हैं, वो किसका सोर्स है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसलिए अमीनो एसिड्स क्या हो गए? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक। नॉन एसेंशियल कौन से हैं? जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, जिन्हें हमें बाहर से लेने की नीड नहीं है। तो दो टाइप में क्लासीफाई हुए अमीनो एसिड, इधर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इससे पहले हमने पढ़े थे एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। फिर हमने पढ़े थे एरोमेटिक, एलिफेटिक, ये सब भी आते थे। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? डाइट के बेसिस पे कौन हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही है, कौन नहीं कर पा रही। जो कर पा रही है हमारी बॉडी सिंथेसाइज, जो बाहर से लेने की नीड ही नहीं है, उन्हें कहा गया है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो हमारी बॉडी नहीं बन वो सॉरी जो नहीं बना पाती, उन्हें कहते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। The later are those which our body can make, while we get essential amino acid through our diet, हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन कैरी आउट करता है बहुत सारे फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को फाइट करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब सबसे ज़्यादा अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड में? कोलेजन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसे बोलते हैं हम रुबिस को, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। तो यहाँ से पूछ जाता है कोलेजन क्या है, कहाँ अबेंडेंट है वो एनिमल वर्ल्ड में, रुबिस को कहाँ अबेंडेंट है? पूरे होल बायोस्फीयर में। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो गया। आज हम यहीं तक रखते हैं, प्रोटीन तक। कल से स्टार्ट करेंगे पॉलीसेक्राइड्स तक। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन यू कैन ऑल्सो thumbs up, and if you want more videos of mine, so you can subscribe it. Bye bye.